नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं ईरान और मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। ईरान पर हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, रोज अपडेट्स दे रहे हैं और मैं ये दावा कर सकता हूं कि सबसे जल्दी ना सही लेकिन सबसे ऑथेंटिक खबरें लगातार आपके बीच लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यह सवाल उठ रहा है कि अमेरिका हमला करेगा कि नहीं ईरान के ऊपर। ट्रंप के कई बयानात आए हैं और उन बयानात से बहुत कुछ समझा जा सकता है, उन पर बात करूंगा। लेकिन एक बात उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान में फिलहाल जो विरोधी प्रदर्शन है वो लगभग बंद पड़े हुए हैं। जो सरकार गिराने के लिए प्रदर्शन हो रहे थे वो लगभग बंद पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है वो एलन मस्क को पड़ी है, जो स्टार लिंक के जरिए वहां जो दंगाई हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको इंटरनेट कनेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे। लगातार स्टार लिंक के ऑपरेटर्स पकड़े जा रहे हैं। स्टार लिंक की पूरी फंक्शनिंग बंद कर दी गई है। इनके दिमाग में यह रहा होगा कि ईरान पिछड़ा हुआ देश है, ये अपनी टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे तो ईरान कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि ईरान ने आपके तमाम सैंक्शंस के बावजूद उतनी ही हासिल की है टेक्निकल प्रोग्रेस जितनी दुनिया के दूसरे मुल्कों ने हासिल की है। और दुनिया में पहली बार स्टारलिंक का जो पूरा ऑपरेशन है वो ईरान के अंदर बंद कर दिया गया है। एलन मस्क चाह के भी दंगे भड़काने का काम नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में लगातार जो हथियार पकड़े जा रहे हैं वो अमेरिका के बने हुए हथियार हैं, यूएस मेड हथियार हैं। यानी बहुत साफ है कि यूएस जानबूझकर वहां पर हथियार भेज रहा है। यूएस चाहता है कि वहां पर लगातार दंगा चलता रहे ताकि उसका बहाना बनाकर वो अटैक कर सके। लेकिन जब आप इजरायली अखबारों को पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। जेरूसलम पोस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें दो खबरें हैं। पहली खबर तो रजा पहलवी के हवाले से है। रजा पहलवी इन लोगों का डियरेस्ट डार्लिंग बना हुआ है। उसके हवाले से खबर है कि रजा पहलवी आर्मी से अपील कर रहा है, ईरान की आर्मी से अपील कर रहा है कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ईरान में किसी भी तरह के तख्ता पलट के लिए बेहद जरूरी यह है कि वहां की आर्मी दो टुकड़ों में बंट जाए। उसी की कोशिश रजा पहलवी कर रहा है। लेकिन सड़क पर जो जनता है वो रजा पहलवी को कभी कुत्ता कह रही है, कभी कुछ कह रही है। जिस तरह के वीडियोज ईरान से लगातार रजा पहलवी के खिलाफ आ रहे हैं, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि ईरान के अंदर उसका कोई सपोर्ट नहीं है। ज़ायनिस्टों के सपोर्ट से, अमेरिका की भीख से वो ईरान की गद्दी पर बैठने के ख्वाब तो देख रहा है, लेकिन उस ख्वाब का हकीकत में तब्दील होना बेहद बेहद मुश्किल है। जेरूसलम पोस्ट की एक और खबर आपको दिखाता हूं। यह खबर नहीं है, यह एडिटोरियल है। यानी जेरूसलम पोस्ट अपनी तरफ से कह रहा है, यह कोई खबर नहीं है, यह किसी राइटर ने नहीं लिखा है, यह पूरे अखबार का स्टैंड है। और आप जानते हैं जेरूसलम पोस्ट जो है वो ज़ायनिस्ट अखबार है, वो नेतन्याहू की बोली बोलता है। तो यह अखबार कह रहा है कि अमेरिका ने बातें बहुत कर ली, अब अमेरिका को सीधे एक्शन करना चाहिए। यानी अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये वो अखबार हैं जिन्होंने गजा पर कभी एक लफ्ज नहीं बोला। पूरे गजा के तमाम शहरों को बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। लेकिन इन्हें एक बार नहीं सूझा कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। पुरानी खबरें जाने दीजिए, उस पर तो यह खामोश रहे जब जंग चल रही थी। लेकिन सीज फायर के वक्त 100 से ज्यादा बच्चे मार दिए हैं इजराइल ने। इस पर भी इन अखबारों को कुछ नहीं सूझता है। इजराइल 100 बच्चों को मार दे सीज फायर के समय, उस समय इनको कोई ह्यूमन राइट नहीं सूझता है। लेकिन ईरान अगर दंगा करने वालों को, अपनी सरकार पलटने वालों को गिरफ्तार करे तो इनको ह्यूमन राइट सूझने लगता है। इनके हिसाब से खामनेई साहब को सड़क पे खड़े हो जाना चाहिए था, अपने लोगों को कहना चाहिए था हथियार रख दो। और जो दंगाई थे जिनको सीआईए और मोसाद ने भेजा है, जो अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट से दंगे कर रहे हैं, उनसे कहना चाहिए था कि आइए और हमारी कुर्सी पर बैठ जाइए। एक सवाल मैं यहां पर पूछ रहा हूं, खासतौर पर हिंदुस्तानी भक्तों से पूछ रहा हूं कि अगर मोदी के खिलाफ इस तरह का आंदोलन हो तो मोदी क्या करेंगे? माला पहनाएंगे, फूल पहनाएंगे, या फिर उठाकर जेल में डाल देंगे, यूएपीए लगाएंगे? तो अगर मोदी का यूएपीए लगाना, जेल में डालना सही है, अगर पूरे यूरोप में प्रो पैलेस्टाइन जितने भी मूवमेंट चल रहे थे उन पर लाठियां बरसाना सही है, तो फिर मुझे यह बताइए कि ईरान में सरकार बदलने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है उसके ऊपर बल प्रयोग करना, उसको रोकना कहां से गलत है? वैसे इजराइल के अखबारों से ही काफी हकीकत भी पता चल जाती है, इसलिए इजराइल के अखबार में लगातार पढ़ता रहता हूं। दूसरे अखबार
टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर यह छपती है कि इजराइल और अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, बाकी हैं, उन्होंने ट्रंप से इल्तजा की है कि जंग की जल्दबाजी मत कीजिए, अभी आप हमला मत कीजिए। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पेंटागन ने साफ साफ कहा था ट्रंप से कि इजराइल पर अगर हमला करना है तो हमें काफी तैयारी करनी होगी, जल्दबाजी में हमला हमारे लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। यह भी इजराइल का ही अखबार छाप रहा है। हकीकत यह है कि हिम्मत हो नहीं रही है हमले करने की, बहुत सारी चीजें जुटाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि हमले की तैयारी चल रही है, कुछ ये वो, ईरान से बातचीत की तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब के पीछे एक और बात है जिसको समझना और जानना बेहद जरूरी है। ईरान का नक्शा देखिए और उसके बगल में ओमान को देखिए, उसके बगल में आप कतर को देखिए और उसके बगल में सऊदी अरबिया को देखिए। देखने को आप यूएई को भी देख सकते हैं, लेकिन यूएई की कहानी कुछ और ही चल रही है। मैं उस पर आपको अपडेट करूंगा। खबर यह है कि सऊदी अरबिया बहुत साफ साफ अमेरिका से कह रहा है कि आप ईरान के ऊपर अटैक मत कीजिए, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ना केवल ऑयल प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आएगी, बल्कि आपके जो अड्डे हैं, अमेरिकन जो अड्डे हैं हम मुल्कों में, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। कितनी तेज सारी चीजें चल रही हैं, इससे आप अंदाज लगाइए। सऊदी, कतर और ओमान, सऊदी अरबिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट की पोस्ट है, ये अरबिक में पोस्ट थी जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया, कतर और ओमान, इन तीन देशों ने मिलकर अमेरिका से कहा है कि किसी तरह का कोई हमला नहीं होना चाहिए। कतर और ईरान के बीच में लंबी बातचीत हुई है। कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से लंबी बातचीत हुई है और इस बातचीत में क्या तय पाया गया, क्या बात हुई, यह तो नहीं कहा गया है, लेकिन एक ऑफिशियल लेटर सामने आया है जिससे पता चलता है बात हुई। अब देखिए, टर्की और सऊदी अरबिया के बीच में अच्छे रिश्ते बने हैं, ये हम जानते हैं। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका जरा एक दिन का कारनामा आप देखिए। पहले उन्होंने सऊदी से बात की, सऊदी अरबिया से बात की, फिर उन्होंने ईरान से बात की, उसके बाद उन्होंने अमेरिका से बात की और अब खबर यह आती है कि वो यूएई जा रहे हैं वहां के राष्ट्रपति से मिलने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के जो तमाम मुल्क हैं, खासतौर पे सऊदी अरबिया, कतर और ओमान, ये कतई नहीं चाहते हैं कि ईरान के साथ कोई जंग हो। ईरान के साथ जंग होगी तो ईरान के पास भले ऐसी मिसाइल ना हो जो अमेरिका को तबाह कर सके, लेकिन ऐसी मिसाइलें तो हैं जो इन मुल्कों में अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला कर सके, जो ऑयल स्टोरेज के ऊपर हमला कर सकें। ऐसी मिसाइलें तो हैं जो उस इलाके में व्यापार को पूरी तरह से रोक दें और अमेरिका के हितों के साथ साथ इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के हितों को भी नुकसान पहुंचाएं। यह तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू इससे भी मजेदार है। मिडिल ईस्ट में बात केवल ईरान की चल रही है, लेकिन असल में जो मिडिल ईस्ट में लफड़ा चल रहा है वो यूएई और सऊदी अरबिया के बीच चल रहा है, जिसमें टर्की सऊदी अरबिया के साथ है। ऐसे तमाम दस्तावेज सामने आ रहे हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि यूएई गजा के दौरान, गजा में जो जंग चल रही थी उसके दौरान पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में था। एमिराती लीक्स करके एक वेबसाइट है, उसने बाकायदा दस्तावेज जारी किए हैं कि पूरे गजा जंग के दौरान यूएई इजराइल के साथ था। यमन का किस्सा मैं सुना ही चुका हूं, जिसमें यमन के एक हिस्से पर यूएई समर्थित जो आतंकवादी थे या जो मिलिशिया, जो भी आप कहना चाहें, उनका कब्जा हुआ था और वो भी इजराइल के सहारे हुआ था, इजराइल की मदद करने के लिए हुआ था। प्लान यही था कि वहां पर इजराइल का बेस बनाया जा सके ताकि इजराइल के लिए हूथियों का मुकाबला करना और ईरान का मुकाबला करना आसान हो जाए। आप जानते हैं सऊदी अरबिया ने 10 साल की इस मेहनत को 5 दिन के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया और यूएई समर्थक जो मिलिशिया था वो यमन से सिर्फ भागा नहीं बल्कि खुद को डिसबैंड कर दिया और इस तरह इजराइल का सपना चूर चूर हो गया। सोमालिया में चलते हैं। सोमालीलैंड को मान्यता दी इजराइल ने और उसके बाद यूएई ने कोशिश की कि कुछ और मुल्क
सोमालीलैंड को मान्यता दे दें। सोमालीलैंड प्रोजेक्ट में भी यूएई इजराइल का पूरी तरह से भागीदार था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया जैसे मुल्क ने, भारत जैसे मुल्क ने भी सोमालीलैंड को कोई मान्यता नहीं दी, क्योंकि यूएई को खुश करने के लिए सऊदी अरबिया को भारत भी दुश्मन बनाना नहीं चाहेगा। कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो या पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हो, एक साथ खड़ा हो गया कि सोमालीलैंड को कोई मान्यता नहीं देगा। और सऊदी अरबिया ने यहां तक कह दिया कि अगर सोमालीलैंड को कोई मान्यता देता है तो हम उसके साथ वैसा ही रिश्ता रखेंगे जैसा इजराइल के साथ रखते हैं, और सोमालीलैंड का प्रोजेक्ट फिलहाल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूडान में आप चलिए, सूडान में भी जो यूएई समर्थक मिलिशिया था जिसको इजराइल का सपोर्ट हासिल था, वो सूडान की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और वहां पर खून खराबा चल रहा था। सऊदी अरबिया ने वहां भी हस्तक्षेप किया, वहां की जो लीगल गवर्नमेंट है उसके साथ खड़ी हुई और वहां से भी यूएई को निकलना पड़ रहा है। यूएई को निकलने का मतलब यह है कि इजराइल को निकलना पड़ रहा है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी वीडियो में बहुत डिटेल में बता दूंगा कि सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, जो ओपन लड़ाई नहीं है, जो अंदर अंदर लड़ाई है, वो मिडिल ईस्ट की पूरी सूरत बदल सकती है। और सऊदी अरबिया जानता है कि यूएई का जो सारा कारनामा है वो इजराइल के लिए है। तो यूएई को मजबूत होने देना या यूएई समर्थक मिलिशिया को मजबूत होने देने का मतलब है इजराइल को मजबूत होने देना, और इजराइल को मजबूत होने देना ना टर्की चाहता है ना सऊदी अरबिया, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अमेरिका का दोस्त होने के नाते उनके ऊपर भले हमला ना करे इजराइल, लेकिन इजराइल के लिस्ट में सऊदी अरबिया भी है और टर्की भी है। ऐसे में ईरान का कमजोर होना दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अगर ईरान में इजराइल के बेसिस बनते हैं तो वो सऊदी अरबिया के लिए भी बहुत नुकसानदायक होंगे। ओमान के ऊपर भी खतरा होगा, कतर के ऊपर भी खतरा होगा जहां पहले ही इजराइल एक बार हमला कर चुका है, और टर्की भी कभी नहीं चाहेगा कि सीरिया के बगल में एक तरफ से इजराइल की बेस खड़ी हो जाए। इसलिए ईरान में तख्ता पलट की जो कोशिशें हैं उनको मिडिल ईस्ट के देशों से भी उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है जिस तरह की उम्मीद अमेरिका को रही होगी। यही वजह है कि आज जो बयान आया है ट्रंप का, कहीं जाते हुए जो उसने बयान दिया है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फिलहाल यह हमला ना हो। हालांकि ट्रंप जैसे पागल आदमी के लिए कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ईरान फांसी पर नहीं चढ़ाएगा, ये नहीं करेगा और वगैरह वगैरह, वो पूरी बात जिस तरह की है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसका सबटाइटल चल रहा है, उससे समझ में ये आ रहा है कि थोड़ा पशोपेश तो है, थोड़ा असमंजस तो है, वरना अभी तक हमला हो गया होता। लेकिन ईरान को बदनाम करने की सारी कोशिशें हो रही हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, यह बीबीसी का ट्वीट है। इसमें बताया गया कि 10,000 लोगों को मार दिया ईरान ने। अब इसमें हल्ला मचा, लोगों ने पूछना शुरू किया कि भैया ये डेटा तुमको कहां से मिला? टोटल डेटा 673 के आसपास का आ रहा है, उसको बढ़ा के तुमने 10,000 कैसे कर दिया? 10 घंटे तक ये ट्वीट रहा, उसके बाद बीबीसी ने शर्मिंदगी में ये ट्वीट डिलीट कर दिया। जाहिर सी बात है कि 10,000 का आंकड़ा झूठा था, लेकिन आप देखिए 10,000 के आंकड़े को भी लोग पार कर चुके हैं। और अब ट्विटर पे कुछ लोगों ने लिखा है कि 20,000 लोगों को पूरे ईरान में मार दिया गया। यह आंकड़ा इनके घर में बन रहा है, इन आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ईरान के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश लगातार हो रही है। दरअसल सीआईए का आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। यह डॉक्यूमेंट जब आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि इजराइल उस समय भी शाह की मदद कर रहा था जिस समय शाह सत्ता में था। जिस समय शाह रजा पहलवी का बाप सत्ता में था, उस समय भी इजराइल लगातार उसकी मदद कर रहा था। और यह मैं नहीं कह रहा, सीआईए का डॉक्यूमेंट कह रहा। और जब सीआईए के डॉक्यूमेंट की बात चली है तो और भी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि 1989 में जब इस्लामिक क्रांति होती है, उसके बाद से ही सीनियर बुश के जमाने से लेकर ट्रंप तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, सबने अपने अपने तरीके से ईरान के अंदर सरकार गिराने की, तख्ता पलट करने की कोशिश की। आखिरी कोशिश पर्दा वाले मूवमेंट, हिजाब वाले मूवमेंट के वक्त हुई थी, कामयाब नहीं हुई। और यह भी ट्रंप की एक कोशिश है। जैसे रवायत चली आ रही है कि हर राष्ट्रपति अमेरिका का एक बार कोशिश करता है ईरान में तख्ता पलट करने की, और यह कोशिश इजराइल के कहने पर, इजराइल की वजह से करता है, वैसे ही ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं। अब आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। यह सीआईए का डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन अमेरिका का डॉक्यूमेंट है, वहां का डिफेंस का डॉक्यूमेंट है, रिसर्च का डॉक्यूमेंट है, जो कहता है कि ईरान के साथ, पर्शिया के साथ क्या किया जाना चाहिए। और उसमें यह बताता है कि कैसे
यह दिखाना चाहिए कि वहां असंतोष चल रहा है, फिर वहां पर आंदोलन खड़ा करना चाहिए, फिर ईरान को बातचीत का न्योता देना चाहिए, ऐसी शर्तें रखनी चाहिए जो ईरान माने नहीं। और जब ईरान माने नहीं तो सारी दुनिया से कहना चाहिए कि देखिए, हम तो समझौते को तैयार थे, ईरान तैयार नहीं था, और उसके बाद हमला कर दिया जाए। वही टेक्नोलॉजी इस समय भी अपनाई जा रही है। इस समय फिर एक बार बातचीत की बात चल रही है और ईरान बातचीत से मना भी नहीं कर रहा है। लेकिन जैसा पिछली बार हुआ जब एटॉमिक मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, ऐसी शर्तें रख दी गई, जीरो इनरिचमेंट वगैरह वगैरह, जो ईरान मान ही नहीं सकता था। और जब ईरान ने कहा कि हम ये शर्तें नहीं मान सकते तो ईरान पर हमला किया पहले इजराइल ने, और फिर अमेरिका ने। वैसा ही खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि एक खेल जब 25 बार खेला जाता है तो थोड़ा पुराना हो जाता है, और जिसके साथ खेला जाता है वो भी चालें समझ जाता है। इसीलिए ईरान इस बार बहुत सोच समझकर अपनी चालें चल रहा है, बहुत सोच समझकर सारी बातें कर रहा है। कल यह घोषणा हुई कि जो लोग मारे गए हैं उसमें से 2/3 लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, यानी 2/3 लोग ऐसे हैं जो ईरान की रेजीम के समर्थक थे। लोगों को सब्सिडी दी गई है, लोगों से कहा गया कि सड़क पर उतरिए हमारे समर्थन में, और 12 तारीख को और 13 तारीख को जबरदस्त भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। और यही नहीं, लगातार ये बात कही जा रही है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम समझते हैं, हम उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब मस्जिद पर हमला हो, लाइब्रेरीज में पुरानी, बरसों पुरानी लाइब्रेरीज पर हमला हो, ऐतिहासिक जगहों पर हमला हो, बच्चियों की हत्या की जाए, नर्स को जलाकर मार दिया जाए, तो दुनिया की कौन सी गवर्नमेंट होगी जो सख्ती नहीं दिखाएगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इंडिया में डेमोक्रेसी चाहते हैं लेकिन ईरान में तो इस्लामिक रिपब्लिक है, उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं। मेरे समर्थन करने न करने से कुछ खास तय नहीं होता, और मैं समर्थन कर भी नहीं रहा हूं। मेरा सवाल दूसरा है, क्या अमेरिका ईरान में खामनेई को हटाकर कोई डेमोक्रेसी लाना चाहता है? क्या सद्दाम हुसैन को मारने के बाद इराक में डेमोक्रेसी आई? क्या गद्दाफी को मारने के बाद लीबिया में कोई डेमोक्रेसी आई? तो ईरान में ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है, मैं हमेशा चाहूंगा ईरान के अंदर डेमोक्रेसी आए, लेकिन अमेरिका जो करने जा रहा है वो तो ईरान को गृह युद्ध में ढकेल देगा। और ईरान एक ऐसा मुल्क रहा है जिसने इंटरनेशनल मंचों पर भारत का समर्थन हमेशा किया है, तो क्यों ना उस मुल्क के साथ खड़ा हुआ जाए, क्यों उस मुल्क को गृह युद्ध के दलदल में ढकेलने की कोशिशों का समर्थन किया जाए जो हमेशा हमारा दोस्त रहा है। ईरान की जनता तय कर लेगी, जब उसको डेमोक्रेसी चाहिए होगा, डेमोक्रेसी लाएगी और हमें अपने साथ पाएगी। लेकिन फिलहाल तो दुनिया में अगर सबसे बड़ा तानाशाह कोई नंबर 1 है तो वो ट्रंप है, और नंबर 2 है तो बेंजामिन नेतन्याहू है। अगर सबसे बड़ा दंगाई कोई दुनिया में है, आतंकवादी अगर कोई है, तो बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने गजा में क्या क्या नहीं किया। गजा पर भी कुछ अपडेट्स हैं, मैं उन पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि ईरान पर हमला होगा कि नहीं होगा पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। यह जरूर है कि ईरान की तैयारी के वजह से अमेरिका और इजराइल अभी भी पशोपेश में हैं, और ईरान की जनता पूरी तरह से अपने शासकों के साथ खड़ी हो गई है। इसीलिए ट्रंप आगे पीछे कर रहे हैं। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। फिलहाल का जो पसे मंजर है वो मैंने आपको बताया, फिलहाल के जो हालात हैं वो मैंने आपको बताया। आगे भी अपडेट करता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, हमारी ताकत बनिए। मेंबरशिप ले लीजिए, बेहद आसान है। स्क्रीन पर जो आपको QR कोड दिख रहा है आप उसको स्कैन कर लीजिए, या फिर हमने आपको पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। हमारे मेंबर बनिए, हमारी ताकत बनिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम बिना डरे, बिना झुके वो सच कह सकें जो कहने में बहुतों को बहुत डर लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।